हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे पता है थोड़ा सा ये वीडियो आने में लेट हो गया, थोड़े इश्यूज थे। ठीक है, इक्विपमेंट्स लेवल को भी लेकर के और भी थोड़े इश्यूज थे, तो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे जरूर और अच्छा कुछ सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं धीरे 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 टॉपिक को एनालाइज करना, टॉपिक को अच्छे से समझना सिखाता रहूंगा और आप सीखते रहिए। देखो, जब तक टॉपिक को मैंने पहले भी समझाया है कि बेटे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा और पढ़ दें और हो जाएगा काम। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, टॉपिक्स को अच्छे से विजुलाइज नहीं करोगे, टॉपिक की थिंकिंग लेवल आपके लेवल से, आपके थिंकिंग लेवल से मैच करनी चाहिए। जो टॉपिक है वो और आपका सोचना दोनों मैच करना चाहिए, तब तो आपको बड़े अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले बताया था। और न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते, मैंने पहले ही कहा है। न्यूमेरिकल्स के लिए कंसेप्ट बनाने होते हैं, कंसेप्ट बना के न्यूमेरिकल्स को पढ़ा जाता है, तो वो बेस्ट और इजी वे में समझ में आ जाते हैं। समझ में नहीं बात। आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ज्यादा हार्ड समझ लेते हो, इतना हार्ड नहीं है बेटा, उन्हें इजी बनाना पड़ता है। हार्ड तो देखो हर वो चीज है, मान लो अगर मैं आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपको पता है आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो वो तो आपके लिए हार्ड हो गया। बात समझ में नहीं, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आप उसे उसे अच्छे से समझ सकते हैं, और जब समझ सकते हैं तो वो आपके लिए फिर इजी है। समझ में नहीं है बात। तो चलो, आज का जो टॉपिक है, लेकिन मैं एक पहले लास्ट क्लास वाले के एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दोबारा से चीजें क्लियर हो जाए। जनरली हमने स्क्वायर लिया था, हम इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी डायग्राम्स और भी सिस्टमेटिक डायग्राम्स जो होते हैं एनालिटिकली, वो भी करेंगे, जैसे हमारा ट्रायंगल वगैरह होता है। फिलहाल हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीख रहे हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर था बेटे, जिसकी ए साइड थी। मैं आपको पूरा डिटेल करा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आती है, कि हम थोड़ा बोलते बोलते आगे निकल जाते हैं। ए साइड है, अगर स्क्वायर है, ए साइड है, तो ये सभी साइडें क्या होंगी, ए होंगी बेटा। ये ए है, बी, सी, और हमने डी इसकी, ठीक है, जिसको नाम दे दिया है। अब बात समझना, अगर मैं इसके दो डायगनल्स लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, दो डायगनल्स, एक ये वाला डायगनल और एक ये वाला डायगनल। मैं जनरली आपको पहले स्क्वायर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये भी 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, और अगर मैं इधर से इसको लूंगा बेटे, तो ये आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का ट्रायंगल एक बनेगा। चाहे वाला लीजिए चाहे वाला। अगर मैं किसी भी एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में बात कर लेता हूँ, एबीसी, बेसिकली 90 डिग्री का ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल बीच में आता है, तो हमने एबीसी ले लिया। हम पहले इस डायगनल को निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एसी की वैल्यू। तो क्या अप्लाई करें हम, पाइथागोरस अप्लाई करें। भाई देखो, मैं थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा आदमी हूँ, थोड़ा देश के देसी वाले लोग हैं हम, तो हिंदी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बस हम तो वैसे मजाक के लिए, बस आपके चेहरे पे स्वीट सी स्माइल आ जाए, इसी वजह से पाइथागोरस लिखा है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस, है ना बेटे। पहले अप्लाइंग कर लेते हैं पाइथागोरस। तो कैसे कैसे, आपको पता है कि क्या होता है, कि आपका होता है आपका बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। ए बी की साइड हमने वैल्यू ए ले रखी है, ए बी ए ले रखी है, बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ए सी को ओनली, तो अंडर रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर। बेटा अंडर रूट से वही चीज बाहर होती है जो स्क्वायर की होती है, तो यहाँ से ए अंडर रूट बच जाएगा 2। ये हमारी साइड आ गई, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर में लो, ये कंप्लीट साइड है। अब जब स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक बात आपको पता होगी कि डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, सभी साइडें आपस में बराबर होती है। तो अगर ये पूरी की पूरी जो AC है, ये वाली वैल्यू देखना, यहाँ से और यहाँ AC जो दे रखी है वैल्यूज जो है हमारी a अंडर रूट 2 है, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2/2। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये मैंने लास्ट क्लास क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिया था, ताकि आपको पता चल जाए। अब वो था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा पता नहीं चला है कैसे हो गया, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमने एक कंसेप्ट बनाया था बहुत प्यारा, देखो, मेन बात मैं हमेशा इसी की करूंगा, कंसेप्ट की मेन चीजें यही है हमारे लिए, और इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बेटा इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। समझ में नहीं बात, तो क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक, मान लीजिए इस तरीके से एक स्क्वायर दिया, और उसकी साइड हमने ए लेट कर लिया अपने आप से, और एक Q1 Q2 और Q3 और Q4 चार्ज है। हमने इस फिगर को इतना विजुलाइज कर लिया, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एफ नेट निकालना है, अगर वो कहा जाता है कि एफ नेट आप इसके यहाँ पे सेंटर पे निकालिए, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो सिर्फ इतना करना है बेटे। क्या आपको पता 1/4/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, 1/r²। तो 1/r², आर तो ये वाला डिस्टेंस होगा इनसे, जब ये ए है तो a अंडर रूट 2/2 है। ये चीजें ही आपके कंसेप्ट क्लियर करती है और यही आपको फास्ट चलाएंगी।
तो a√2/2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आप इन चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन जोड़ दिया। अगर ये एक सेम साइड आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इससे अगली वाली साइड अपोजिट होकर नेगेटिव हो जाएगी। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है। ये पॉजिटिव मान रहे हो तो अगली साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इज दैट कि इनकी वैल्यूज पुट करनी और इक्वेशन सॉल्व हो जाए। बात समझ आई नहीं आई? तो बेसिकली हमने ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। और आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है, माइंड में वो बातें रही हैं। मैं ही चाहता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट एक नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी मैं जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाऊंगा आगे, प्रॉपर्टीज वगैरह सब चीज पढ़ाऊंगा, वहां पे जब फॉर्मूला आएगा तो वहां पर ये चीज भी आएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, ये भी वहां पे मौजूद होगा और यही कंसेप्ट आपका बनेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद से चीजों को सोच के विजुलाइज करके कंसेप्ट बनाता हूँ जो मेरे एक नहीं हर न्यूमेरिकल के तौर पे काम आने शुरू हो जाते हैं अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है। तो समझ आ रही नहीं आ रही बात? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से विजुअलाइजेशन पावर रखिए अपने पास, ठीक है। चलिए समझते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा स्वीट सा टॉपिक है बेटे, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए समझ के देखते हैं, पता करते हैं कि आपको समझा पाए। मान लीजिए आप ही हो, ठीक है बेटे, मैंने आपसे कहा कि एक हाई टेंशन वायर जा रही है, समझते हो 11,000 की तार जो होती है, 11,000 किलो वोल्ट की जो 11,000 वोल्ट की जो वायर्स होती हैं, ठीक है, 11,000 वोल्ट की वायर के आसपास आप जाइए। जाना मत भाई, मैं बस बता रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि पता चले कि आप पहुंच ही जाओ। पहुंचना नहीं है, बस आपको एक बात बता रहा हूँ मैं। जब आप जाओगे, इसको तो हम छोड़ते हैं, पहले हमें समझना है, पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आपस में कि पता चले कि हम किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। समझ में आई बात? तो एक हाई टेंशन वायर इस तरीके से गई। अब इस वायर के आसपास जब आप जाओगे, ठीक है, इनकेस ये कोई जाता, आपने कहीं केसेस सुने होंगे, आप मत जाना भाई बिल्कुल भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल के तौर पे ही समझना। तो होगा क्या कि एकदम से वायर आपको अट्रैक्ट कर लेगी, एकदम से अपनी तरफ खींच लेगी। भाई ये क्या हुआ? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सोचना थोड़ा सा। एक वायर थी, घर में हमारी वायर्स होती है, कभी कभी आपको करंट लग जाता है। तो आप जब नजदीक जाते हो, जब आप नजदीक जा रहे होते हो, बात समझ आई नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? जब आप नजदीक जा रहे होते हो बेटा, तो आप थोड़ा नजदीक गए, थोड़ा और गए, और एकदम जब उसके पास पहुंच जाओगे आपको झटका लगता है। क्या आपको पता था कि उस रेंज में आपको झटका लगने वाला है या नहीं? नहीं ना। आपको दिख रहा था वो फील्ड? नहीं दिख रहा था। सबसे पहली बात एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने ये समझी कि ये फील्ड दिखता ही नहीं है, एक स्पेस बनाता है जो इमेजिनरी है। समझ में आई नहीं बात? क्या बनाता है? इमेजिनरी स्पेस बनाता है। सबसे पहली चीज हमने ये समझी। अब दूसरी बात, यार ये तो चीजों का अट्रैक्ट कर रहा है, और कभी कभी आपने देखा होगा आपको झटका मार के पीछे फेंक देता है, रिपल्शन भी करता है कभी कभार। समझ नहीं बात? यानी कि इसके पास एक पावर है अट्रैक्शन और रिपल्शन की भी। हमें दो चीज बहुत अच्छी पता चली और हमने एक्सपेरिमेंट से समझा। सपोज टू बी एक बच्चा है हमारे पास, ठीक है, बेचारा खुश है, और एक हाई टेंशन वायर है, हम 11 किलो वोल्ट की बात कर लेते हैं, और फिलहाल ये यहां पर था, तो बेचारा बड़ा खुश था। धीरे 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 ये यहाँ पे आया, एकदम से क्या हुआ, इसने जैसे ही से टच करा, क्या करा बेटा? टच। तो टच करते थे इस बेचारे की जो है एक्सरे इसका खिंच गया। समझ नहीं बात? जो आप बोलते हो जनरली, क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ कि ये यहां तो था ही नहीं और यहां पर इसे आकर के झटका लग रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि अट्रैक्शन हुआ एक, इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि हम अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। आप भी कहोगे कि यार वाकई में फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि अट्रैक्शन क्यों होता है। अब सबसे मेन बात यह कि ये चीज हुई क्यों। तो दो चीज हमें पता चली। पहली चीज तो ये कि यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स है, फोर्स मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। दूसरी बात हमें पता क्या चलती है बेटे? दूसरी बात हमें पता चलती है कि यहां पर कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी चीज आ जाती है, हाइपोथेटिकल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आभासी, यानी कि आपका थोड़ा सा आभासी, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल स्पेस। तो दो चीज हमें किसके बारे में पता चली? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। समझ नहीं बात? अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्हीं चीजों से डिफाइन करते हैं। देखो डेफिनेशन एक जनरली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बनाई जाती है। डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि किताब वालों ने लिखने आपने रट लिया और काम चल गया। उसे समझना भी होता है वो क्या कहना चाहते हैं और वो डेफिनेशन बनी कैसे। समझ नहीं बात? तो जरा ध्यान देना कि है क्या,
बेसिकली अब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे और बड़े प्यार से बनाएंगे। दो चीज हमें पता है कि एक तो अट्रैक्शन रिपल्शन होना और एक चीज की इमेजिनरी है, तो हम इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं बड़े प्यार से कि इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है बेटा, इट इज डिफाइंड एज दी इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी भी लिख सकते हो आप और हाइपोथेटिकल भी कह सकते हो, स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसके बेटा है, चार्ज के अराउंड, ठीक है, इन विच, ठीक है, अनदर चार्ज experienced a force of attraction and repulsion basically, is that clear? यानी कि एक ऐसा स्पेस, ऐसा हाइपोथेटिकल स्पेस, क्योंकि हमने दो एक्सपेरिमेंटल चीजें भी आपके सामने समझी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा, हम क्यों कह रहे हैं ये चीजों के बारे में। तो ये एक इमेजिनरी स्पेस, हाइपोथेटिकल स्पेस, किसके अराउंड बेटा, चार्ज के अराउंड, जहां पर कोई भी दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सपोज टू बी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, हम फील्ड की बात करें, फील्ड लाइंस अभी हमने पढ़ी नहीं, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं बेटा, क्या एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक मैंने यहाँ चार्ज रख दिया, ठीक है, चलिए कुछ भी रख देते हैं, और एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। अब जब तक ये चार्ज यहाँ पर है ना, इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा और इसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं करेगी, सबसे मेन बात। और पहली और मेन बात ये समझ लीजिए, कुछ किताबों में और कुछ जगह ये बोला जाता है कि हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और इसके पास फील्ड नहीं होती। बेटा ऐसा नहीं है, दुनिया में अगर आप कोई चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो उस चार्ज को कंसीडर करने के बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि उसके पास क्या नहीं है, फील्ड नहीं। आप मुझे खुद बताइए कि जब इसके पास फील्ड नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ आगे फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये चीज जो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर ये टेस्ट चार्ज भी, यूनिट चार्ज भी है, आप कोई भी चार्ज लेना चाहते हो, लेकिन उसकी एक बात याद रखना कि मान लो भाई अगर सामने वाला मेरे ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा है, इन केस कि सामने वाला मेरे ऊपर फोर्स ही लगा रहा है, तो मैं अपोज कैसे कर पाऊंगा, या फिर वो मेरी फील्ड से दूर है तो मैं उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता जब उसके पास ही कोई अट्रैक्शन रिपल्शन की वो नहीं है। तो कहने का मतलब बेसिक क्या है कि अगर कोई भी चार्ज है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि उसके पास फील्ड होती है, कम होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की होगी, बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा चार्ज है जिसके पास फील्ड नहीं है। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, न्यूट्रल की हम बात नहीं करते, न्यूट्रॉन्स की हम बात नहीं करते, हम जनरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की बात करते हैं। चाहे वो यूनिट आप चार्ज ले रहे हो, चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, चाहे आप 1000 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, बेटा वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात इसमें ये कहा जाता है कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों लेते हैं, बेटा इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैंने आपकी एक चीज क्लियर कर दी, एक बच्चे की क्वेरी भी थी कि टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज की क्या फील्ड नहीं होती। बेटा ऐसे कभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई चार्ज और उसके पास कोई फील्ड ना हो, जनरली नेचर का रूल है। अगर आप हाइपोथेटिकल भी मान के चलोगे तो भी आपको ये चीज कहना पड़ेगा और ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर हम कोई चार्ज ले रहे हैं तो उसके पास क्या होगी, फील्ड होगी। बेटा आप कॉमन सेंस वाली बात है, अगर यहाँ लोहा रखा हुआ है, ठीक है, और इसके पास कोई फील्ड नहीं है, इसके पास अट्रैक्शन रिपल्शन की पावर ही नहीं है कि कोई फोर्स को झेल जाए या फोर्स को सहन कर सके, अगर मैं इसके पास कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी लेके आऊंगा तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से ही अपने आप से फील्ड को एग्जर्ट नहीं कर रहा है। बात समझ आई नहीं आई? तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि यूनिट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसके पास फील्ड ना हो। अगर आप अपने आप से भी इमेजिनरी थॉट से भी मान रहे हो, हाइपोथेटिकली भी मान रहे हो कि हम इमेजिनरी मान रहे हैं, तो बेटा उस इमेजिनरी पार्ट के भी आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये चार्ज कैसे नहीं है, विदाउट एनी चार्ज आप किसी को एक्सपीरियंस कैसे करा सकते हो अट्रैक्शन रिपल्शन। आप समझते हो, दो चार्ज अट्रैक्शन रिपल्शन तभी करते हैं जब उन दोनों के पास अपनी अपनी फील्ड होती है। बात क्लियर है? ठीक है, वो चीज मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आज बहुत टाइम है हमारे पास, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली आप समझ गए। तो यहाँ पे फिर दोबारा बात पे लौट जाते हैं कि यहाँ पर अब इसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, जैसे ये फील्ड के अंदर आता है बेटे, अगर अब सुनना, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो रेपल कर जाएंगे। कब? जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड बनाता है।
आप कैसे कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज के पास फील्ड नहीं होती है? और मान लीजिए अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन कर जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं। ये यूनिवर्सल और नेचुरल लॉ हमने पढ़ा है। तो बेसिकली दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। बात समझ में आई नहीं है? तो ये तो हमारा फील्ड था, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं आपको बहुत डीपली ले जाकर के समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आया, मैंने आपको रटाया, 4 लाइनें लिखी बोर्ड पे, ये सब कुछ करा और आपको रटवा दिया। देखो उसका कोई फायदा नहीं, उससे आप पास हो सकते हो, आपको फिजिक्स कभी नहीं आएगी। जो रेशो बनता है फिर एंट्रेंस निकालने वाले बच्चों का, अगर मैं आपको रटा के पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको चीजें रटवा रहा हूँ या मैं चीजें आपको गिनवा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या डेरिवेशन रटवा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलना अगर आप 100 बच्चों में हो तो 100 बच्चों में से 4 से 3 बच्चों का भी रेशो नहीं होता कि जो कोई एंट्रेंस क्लियर कर पाए। अगर आप रट रहे हो, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, चीजों को डीप तरीके से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे करते रहे, रट्टाफिकेशन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता और आप फिर परेशान हो जाओगे। चलो हम इंटेंसिटी को समझते हैं। इंटेंसिटी, लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाला हुआ है इंटेंसिटी का। इसका मतलब ही लोग गलत समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को छोड़ो, तो पहले तो इंटेंसिटी वर्ड की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी को गलत मतलब समझते हैं। अगर आपसे कोई कह दे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लोग बात कह रहे हैं चमक है, रोशनी है। भाई ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई वर्ड फिजिक्स में इस्तेमाल करा गया है तो उसका बिल्कुल कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, डीप कंसेप्ट होगा। पहले आप इंटेंसिटी को समझ लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मैं सभी के लिए बता रहा हूं, किसी भी चीज का इंपैक्ट, किसी भी चीज का इंपैक्ट, इंपैक्ट समझते हो आप? किसी भी चीज का प्रभाव, क्या बेटे? प्रभाव किसी एक यूनिट चीज पर, किसी एक यूनिट चीज पर। बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यही स्पेशलिटी है मेरी कि मैं चीजों को अपने आप से समझ के, या मैं अपनी स्पेशलिटी की क्या बात करूं, आपकी भी अपनी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को समझे, समझने के बाद फिर पढ़ें, तब तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला कि इंटेंसिटी क्या है? किसी भी चीज का इंपैक्ट या प्रभाव, जिसको हम कहते हैं किसी एक यूनिट चीज पर। यूनिट चीज पर, यूनिट चीज समझते हो? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मुक्का मारना है। क्या मारना है? मुझे मुक्का मारना है। ये मुझे मुक्का मारना है बेटे, और मारना एक यूनिट एरिया के ऊपर है। किसके ऊपर मारना है? यूनिट एरिया के ऊपर मुझे एक इंपैक्ट डालना था। क्या डालना था? इंपैक्ट अपने मुक्के का। समझा नहीं बात? किसका बेटे? अपने मुक्के का मुझे इंपैक्ट डालना था। तो ये हमारा क्या है? मुक्का है, और मैंने एक यूनिट एरिया पे मारा। तो अब क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, कि आपने एक यूनिट एरिया पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया या 20 न्यूटन लगाया, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। आप समझे मेरी बात को? दिस इज द कंसेप्ट कि व्हाट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कोई आम वर्ड नहीं है, फिजिक्स में बार बार इंटेंसिटी यूज होगा, यहाँ होगा, अगले चैप्टर में होगा, उससे आगे होगा, और टिल एंड जब तक आप पढ़ोगे इंटेंसिटी आपके साथ ही रहेगा। तो आपको समझना होगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि यूनिट एरिया के ऊपर मैंने फोर्स का निकाल दिया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। ऐसी अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो वो भी देखा जाएगा, ऐसी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो ये भी देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बोल दिया। अब इंटेंसिटी का मीनिंग आप समझ गए, तो इजीली मेरे हिसाब से तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े प्यार से समझ जाओगे। कैसे कैसे मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास, समझना, मेरे पास इस तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ, ठीक है, चार्ज है, क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहां कहीं पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मान लीजिए कि इस चार्ज ने इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। क्या लगाया बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। और ये चार्ज जो है वो 100 न्यूटन का, 100 कूलम का, सॉरी 100 कूलम का है। और इसने इस पॉजिटिव, दोबारा अच्छे समझना, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, और जो कि ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है? 100 कूलम है। अब समझना, अगर मुझे इस फोर्स का एक यूनिट पर, एक यूनिट चार्ज पर इंपैक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम तो ये कहेंगे ना
कि फोर्स लीजिए आपने जितना भी लगाया और उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको समझाता हूँ कि 100 कूलम के ऊपर अगर मान लीजिए x न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो एक कूलम चार्ज के ऊपर x न्यूटन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दिस इज द यूनिट। मैंने आपसे क्या कहा था, अब इंटेंसिटी पे चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी चीज की, किसी भी चीज का प्रभाव, किसी भी चीज का इंपैक्ट ऑन यूनिट थिंग या यूनिट चीज, या हमने कुछ भी ऐसा लेना है तो हमने एक यूनिट चार्ज के ऊपर हमने फोर्स का इंपैक्ट निकाल दिया, एंड द ये जो इंपैक्ट निकला एंड द इंपैक्ट गिवन बाय फील्ड, कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप डेफिनेशन बनाना चाहेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने यहां पर चार्ज लिया, फोर्स हमने अपनी तरफ से x न्यूटन मान लिया और हमारे पास 100 कूलम का चार्ज था। मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, किसी भी चीज का इंपैक्ट किसी भी यूनिट चीज के ऊपर, एरिया भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डजंट मैटर। आप किस पे निकालना चाहते हो वो डिपेंड करता है, मैटर कुछ भी नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। तो अगर मैंने कहा कि 100 कूलम के चार्ज के ऊपर x न्यूटन लग रहा, तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, x न्यूटन बाय 100। दिस सो सिंपल है ना, ठीक है कि नहीं बेटे, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो आप जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो हो क्या रहा है कि ये बेसिकली हुआ ये है, अब यहाँ पर आकर हम ये चीज समझ गए कि ये चीज लगाई किसके द्वारा जा रही है, फील्ड के द्वारा। फील्ड का इम्पैक्ट है, किसका इम्पैक्ट है, फील्ड का इम्पैक्ट है, फील्ड फोर्स लगा रहा है या नहीं बेटे। तो बेसिकली अब आपने ये चीज समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर होगी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में चीजें जो है अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको, क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है तो क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा ध्यान से देखें, इसको हम जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इससे, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली, और इसका एक फॉर्मूला बनता है बेटा, लिमिट q टेंस टू 0, ठीक है। ये लिमिट है कि लिमिट हमने यहां से लगाई है, बाकी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको लिमिट जहां लगानी हो। और ये आपका फोर्स डिवाइड बाय यूनिट चार्ज, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी से हम इसकी ऐसा यूनिट बना सकते हैं, तो इट्स ऐसा यूनिट इज, कैसे बना सकते हैं, ये न्यूटन है, कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मुझे कमेंट में बताएंगे पता करके। मैंने दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, दोनों ही चीजें आपने देखनी है और दोनों का आपने मुझे डिफरेंस बताना है। डिफरेंस ऐसा बताओगे बेटा कि जो मुझे लगे कि हाँ आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, ऐसा नहीं है कि सर ये एक फील्ड है, इमेजिनरी स्पेस है, सर ये है वो है। देखो इमेजिनरी स्पेस में इसमें भी आगे चीजें हुई हैं, इमेजिनरी स्पेस में इसमें भी चीजें आगे हुई हैं। आप मुझे एक ऐसा आंसर देंगे जो बिल्कुल आपके लिए भी सुटेबल हो और मेरे लिए भी सुटेबल हो। समझ में आएगी बात, क्लियर है। तो दिस इज द आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक रिलेशन निकाल रहा हूं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, इसके लिए बेटा फॉर न्यूमेरिकल के लिए ये रिलेशन हमने पढ़ना है, तो बड़े प्यार से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q और एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है Q0, और इनके बीच का कोई डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया है R है। व्हाट इज द डिस्टेंस R। देखो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, मैं वेक्टर फॉर्म आपको एक साथ सिखा दूंगा। वेक्टर फॉर्म कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लगा के हम वेक्टर फॉर्म सीख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज ऑफ इट फंडामेंटल और इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी लाइक मास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इनको इस तरीके से पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक चार्ज यहाँ पर था बेटे, देयर इज ए चार्ज Q and there is also charge Q0, there are the two charges Q1 और Q2। आपको बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक Q चार्ज और यहाँ पे क्या है Q0 चार्ज है, क्लियर है बेटे। अब क्या है, मान लीजिए मुझे इसका फोर्स निकालना है, क्या निकालना मुझे इसका फोर्स, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अगर मैं निकालूं तो इट विल बी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द मीडियम इज एयर और V में ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम और फ्री स्पेस। हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, हम बाद में आगे इन मीडियम्स को भी जोड़ेंगे। देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको जो सिखाया ना बहुत प्यारे कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये आप ऐसे सीख जाओगे। तो यहाँ पे Q0 अपॉन में क्या बनेगा R² में। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी हटा दूं, लिमिट हम नहीं ले रहे हैं,
तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट। तो पहले तो एक रिलेशन F बराबर एक फॉर्मूला आपके पास बना E क्यू नॉट, दिस इज ऑल्सो वन रिलेशन, दिस इज ऑल्सो वन रिलेशन, और इसी से हम एक रिलेशन और निकालेंगे कि E इज इक्वल्स टू, यहीं से निकालना है, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ई था E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ए मेजर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर विच, फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर विच, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझना नहीं बा? और ये टॉपिक आपने आज समझा है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसके भी कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, इसके भी न्यूमेरिकल देखना। आज आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने पहले जो सीखा था वो कितना काम आ रहा है। अगर आपने टोटली सारी वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर आपके दिमाग में अभी से वो चीज शुरू हो गई होगी कि सर मीडियम होगा या ये होगा या कैसे होगा। तो फिलहाल तो आप जनरली क्या कीजिए, दिस द फर्स्ट कॉलम, दिस द सेकंड कॉलम एंड दिस द थर्ड कॉलम, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ए स्नैप, तो आप उसके बाद स्नैप ले लीजिए और उसके बाद क्या करना आपने, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर कि नहीं क्लियर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, वीडियोस में आप देख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए हम अब आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस वगैरह भी है, वो भी अच्छे से समझेंगे। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से डीप तरीके से समझाता जाऊंगा, आपने वो सारी चीजों को समझना है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? देखो, साथ के साथ न्यूमेरिकल क्लियर करते चल रहे हैं, चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ऑफ इट्स 12th क्लास। यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना बहुत भारी पड़ जाता है, मैं आपको उतने न्यूमेरिकल नहीं करवा पा रहा हूँ। हालांकि मुझे कम से कम एक चैप्टर के अंदर 100 to 200 के आसपास हमें न्यूमेरिकल्स कराने होते हैं, और कोई नहीं, नो इश्यू। तो हमने फॉर वैक्यूम या फॉर एयर या फॉर, ठीक है, आप फ्री स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाल लिया, देयर इज 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब ये इसकी फील्ड को बताता है कि हाँ भाई, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना रहा है, फील्ड इंटेंसिटी इसकी बना रहा है, इतना इम्पैक्ट ये किसी के ऊपर डाल सकता है। अब समझते हैं। तो इसके लिए, तो अगर मैं बात करूं फॉर मीडियम, तो मीडियम में क्या होगा, आपने पहले ही पढ़ लिया ये सब कि सर हमें पता है कि मीडियम में एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फॉर मीडियम के लिए ये तो एयर या वैक्यूम लिख सकते हैं, और फॉर मीडियम की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला विल बी 1/4πε पहले ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज करना चाहूं, दिस इज द एप्सिलॉन, दिस इज द कैपिटल ई, डोंट मिक्स विद देम, ओके, इनको मिक्स नहीं करना है। तो ये लिख सकते हैं 1/4πε एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना। अगर मुझे इसे किसी मीडियम से रिलेट करना हो, ऑल कंडीशंस आर सेम, जब आपका डिस्टेंस सेम रहे, चार्ज सेम रहे, अगर मुझे इसका और इसका कंपेयर करना है फॉर रेशियो, और रेशियो के लिए हम कह सकते हैं, और रेशियो की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो के लिए हम कह सकते हैं EM, क्या बेटा, EM, इज दैट क्लियर? EM इज इक्वल्स टू, ये तो बाकी का इतना जो पूरा का पूरा है वो तो एयर वाला फोर्स है। तो कैसे है पूरा एयर वाला फोर्स, ये रहा एयर वाला फोर्स, तो E एयर इंटू में 1/डिवाइड हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन। तो ये बना हमारा EM, E एयर, वैक्यूम आप जो भी लिखो, एप्सिलॉन आर। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो E मीडियम अपॉन में EA इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? रेशियो का क्वेश्चन आप पढ़ लिया, आपने रेशियोज के लिए पढ़ लिया। अब मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन भी दे देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड ये है, यहाँ पर Q1, यहाँ Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4 चार्ज है, Q1, Q2, Q3 और Q4 चार्ज है, और आपसे कहा जाता है कि बेटे आप इसकी इंटेंसिटी निकालिए ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप सुपर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सारे आपस में अपोजिट और सेम है तो जीरो हो जाएगा, नहीं है तो आपको फिर से वही पता है कि अलोंग फिर दोबारा वही चीज करनी है कि ई नेट अगर आपने निकालना है तो 1/4πε0, दिस इज द कॉमन थिंग। एंड नाउ वन मोर इज ऑल्सो कॉमन थिंग। क्या कॉमन है हमारे पास? कॉमन है 1/r², ठीक है। और चार्जेस हम ये लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो नहीं होते हैं, चार्जेस एक ही होता है, तो Q0 ना लेकर के हम Q1, अगर ये पॉजिटिव माना है, इससे अपोजिट नेगेटिव Q3, पॉजिटिव हमने ये माना है,
तो इससे अपोजिट नेगेटिव क्या होगा, Q4 होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो दिस इज ऑल्सो ए बेसिक कंसेप्ट फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स। अब आप आराम से बता सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्वेश्चन करके लाना 4 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर की साइड, ये भी 4 माइक्रोकूलम है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड वन इज, ठीक है, 6 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, एंड व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीजें आपने समझी और ये चीजों को बहुत समझा। अब हम एक एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी। अगेन दिस द कॉलम फर्स्ट, दिस द कॉलम सेकंड, दिस द कॉलम थर्ड। होपफुली कि आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ के समझ में भी आ रहा होगा, ये चीजें कितनी इजिली आपको क्लियर होती जा रही है कि नहीं है? चलिए मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि आप तो कर क्या सकते हैं कि इसको देख सकते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चंस करवाने की। तो ये क्वेश्चन करके लाना, आप थोड़ा सा देखना इन चीजों को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और प्रॉपर वे में देखोगे तो अच्छा लगेगा, आप समझोगे भी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटे? चलिए करते हैं कुछ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी, देखो अगर मुझे सपोज टू बी, मैं आपसे कहता हूं कि एफ मीडियम मैंने लिया, क्लियर है, एफ एयर मैंने लिया, दिस विल इक्वल टू 1/εr। अगर मैं ई मीडियम लेता हूं और ई एयर लेता हूं, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इज ऑल्सो ए बेसिक कंसेप्ट। आप ये चीज सीखे यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप बेकार की किताबें उठा रहे हो, बेकार की किताबों के नोट्स रट रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। आप किताब कोई उठा लो, कुछ ही कर लो, मैं ये नहीं कहता किताब कोई बेकार है, लेकिन मैं आप बेकार आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे और उसे समझोगे नहीं, कुछ नहीं आएगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को बिल्कुल भी विजुलाइज नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट को समझें और बड़े इजीली तरीके से समझें। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये तो आपका एक कंसेप्ट था। इज इट क्लियर और नॉट? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए मैंने आपसे वही सेम चीज, वही सेम थिंग है लगातार, जो हम लास्ट क्वेश्चन क्लास में करते आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? कि मैंने आपसे कहा कि बेटे मेरे पास दो चार्जेस है, एक तो -2 माइक्रोकूलम है एंड अगेन -2 माइक्रो, ठीक है, या ऐसे ले लीजिए -2 माइक्रोकूलम और एक Q0 है, इनके बीच का डिस्टेंस r² है। मैंने पहले ये सेम कंडीशन पे, या 1 मीटर आप डिस्टेंस ले लीजिए, सॉरी, सेम कंडीशंस पे मैंने क्या करा कि सेम ही कंडीशन में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको सॉल्व बाद में कराऊंगा इस सवाल को, नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क ले लीजिए कि मेरे पास एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एंड माइनस साइन जो लेते हैं हम खाली साइन इंडिकेशंस के लिए लेते हैं। जनरली हम इनको न्यूमेरिकल तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइन, जब आपका न्यूमेरिकल आंसर सॉल्व हो जाए तब आप बता सकते हैं कि हाँ ये आंसर था, ओनली फॉर दैट। और भी बहुत सारी चीजें सिर्फ इसमें, अगर आप प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगा रहे हो तो नेगेटिव साइन की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1 मीटर पे है, और उस टाइम पे जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं, ठीक है बेटे, वो हमने ई न्यूटन पर कूलम मान ली। कितनी मान ली? ई न्यूटन पर कूलम। अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ, ये तो मीडियम फिलहाल एयर था, अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ, मैंने मीडियम ले लिया कौन सा बेटा? वैक्यूम, सॉरी वाटर, क्या ले लिया? वाटर। तो आप ये बताइए कि मैं इनको कितने डिस्टेंस पे रखूं, यही -2 माइक्रोकूलम को और Q0 को कितने डिस्टेंस पे मैं इनको रखूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिमेन क्या रहे? सेम रहे। अगेन आप सुन लीजिए कि मेरे पास दो चार्जेस है, एक -2 माइक्रोकूलम, एक Q0, ठीक है। Q कूलम आप कह सकते हो। मैंने इसको 1 मीटर डिस्टेंस पे एयर में रखा हुआ है, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E न्यूटन पर कूलम थी। अगर मैं इसे मीडियम में वाटर में रखता हूँ तो बताइए कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी में कोई चेंज ना। तो अच्छा लगा मुझे, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। खैर नाउ वी आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा। फिलहाल आज आप इतना पढ़िए और इन्हीं चीज़ों का आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, तो होपफुली आप अच्छे से सीख जाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग विवेक शर्मा, बने रहिए, आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बिल्कुल जितना हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आपको सिखाता चलूँगा, ठीक है।